बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त एक अहम खबर लेके आए हैं हम जापान के हवाले से। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नूरी सरकार साहब, जो कि जापान के वीज़ा कंसल्टेंट हैं और जापान के हवाले से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दुबई में। तो आज एक अजीब वाक़या हुआ है। इन्होंने जापान का एक वीज़ा लगाया था एक दोस्त का, और वो अच्छा ठीक है, एयरलाइन का नाम नहीं ले, क्यों नहीं ले भाई? एयरलाइन का नाम लेना पड़ेगा ना? नहीं ले? अच्छा, तो आज वो इनके एक क्लाइंट हैं, उसको जापान का ई वीज़ा इन्होंने इशू करवाया था। और जापान का ई वीज़ा लेकर जब वो एयरलाइन पर गए, यानी कि यूएई की वो एयरलाइन नहीं थी, वो गल्फ़ की एक मशहूर एयरलाइन है, नाम नहीं बता रहे हम। तो यूएई की एयरलाइन नहीं, हाँ, ना एमिरेट्स एयरलाइन, ना अबू धाबी की इत्तेहाद एयरलाइन, ना ही फ्लाई दुबई, ना ही एयर अरेबिया, ये एयरलाइन है। एक एयरलाइन और है, बड़ी मशहूर एयरलाइन है, दुनिया की तीसरे चौथे नंबर की एयरलाइन आती है, गल्फ़ की है। तो उसका नाम लेने के लिए सूफी साहब ने मना कर दिया है, नूरी सरकार साहब ने। तो बहरहाल वो ये कि वो क्या कहते हैं, जब बोर्डिंग लेने के लिए गए, जापान के लिए ट्रैवल कर रहे थे, कल रात को ट्रैवल कर रहे थे, तो उस एयरलाइन ने उनको ये कहकर रिफ्यूज़ कर दिया कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। जापान के वीज़े पर टोक्यो के लिए सफ़र कर रहे थे वो, तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लिहाजा हम आपको बोर्डिंग पास नहीं दे सकते और ना आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो सूफी साहब क्या कहेंगे इस हवाले से, क्यों उसको यानी कि ऑफ लोड किया है, या उसको बोर्डिंग पास क्यों नहीं दिया उन्होंने? देखिए, मैं उसके साथ जो जाती हुई है वो तो हुई है। हम इस बात से क्या सीख रहे हैं, मतलब हमारा अवेयरनेस का एक सिलसिला है कि हम अपने ऐसे दोस्तों को अवेयरनेस फैलाएं कि मतलब उनको कोई नुकसान ना हो। और जो मुसीबत वो उस बेचारे को हुई है एंड पे, तो उस एयरलाइन का जो ऑफिस है वो फिजिकली यहाँ पे मौजूद ही नहीं। अच्छा, एक बात बताएं सूफी साहब कि जापान ने एक शख्स को वीज़ा दिया है, लाजमी तो उसके तमाम डॉक्यूमेंट चेक करके, उसकी बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल हिस्ट्री, हर चीज़ यानी कि चेक करने के बाद ही वीज़ा इशू किया होगा ना। तो क्या किसी एयरलाइन को ये अख्तियार है कि वो किसी भी आदमी को रिफ्यूज़ कर दे कि हम आपको बोर्डिंग पास नहीं दे सकते और यू कैन नॉट ट्रैवल? जी देखें, जो सीनियर स्टाफ होता है किसी भी एयरलाइन का, उसको ये पूरा अख्तियार होता है कि किसी भी बंदे को, इवन वो जहाज़ में भी बैठा हो, तो उसको भी वो ऑफ लोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये आ रही है कि एक आधा केस हो तो चले, समझ लगी। वहाँ काफ़ी लोग थे जिनको बोर्डिंग पास इशू नहीं हुआ। तो मतलब मैं ये अपने दोस्तों से कहना चाहूँगा, 2-3 चीज़ें आप इसमें अपडेट है मेरे पास जो आपके लिए। जापान का वीज़ा आपको फ्रेश पासपोर्ट में मिल गया, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसी टाइम फॉरेन ट्रैवल करना है। नहीं, अच्छा, आपका कहना है मकसद ये कि उस भाई का जिसको आज रिफ्यूज़ किया है, उसका फ्रेश पासपोर्ट आप फ़ौरन ही यूएई में हैं तो बहुत आसान है। यहाँ से आप अज़रबैजान निकले, वहाँ एक नोट करेंगे, आप 1-2 दिन रुके, ट्रैवल हिस्ट्री बनाए, हाँ, जॉर्जिया चले जाए। अभी मोंटेनेग्रो जो है 24 तारीख को वो ओपन है, वहाँ चले जाए। इवन 1-2 जो कंट्री है, जैसे वीज़ा लाइन चल रही है ना, बहुत आसानी के साथ टिकट भी मिल रही है, बड़े सस्ते हैं, बहुत सस्ती है। तो मतलब आप 400, 500, 600 dirham में जाके वापस भी आ सकते हैं। एक जब 2 कंट्री को आप ट्रैवल हिस्ट्री के लिए इस्तेमाल करें, फिर ट्रैवल करें। ये एक पॉइंट उन्होंने रेज किया कि भाई इस वजह से हम आपको एयरलाइन में सफ़र नहीं करने देंगे, क्योंकि हमें फ़ाइन होता है। और ये जापान की जो वहाँ की जो इमिग्रेशन है, उनकी तरफ से जो हदायत एयरलाइन को मिली है, वसूल हुई है, उसके तहत जो है उन्होंने गैस किया कि ये बंदे को हमने बोर्डिंग पास नहीं इशू करना और ना ही इनको फ्लाई करने देना है, क्योंकि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो एक पॉइंट ये हो। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप सफ़र करें, आपके पास शो मनी होनी चाहिए। और शो मनी जो है आपके पास मतलब एक तरह के का नहीं होना चाहिए। क्या जो डॉलर खाली नहीं लगे हैं, कुछ यन रखें, कुछ डॉलर रखें, कुछ दरम रखें, और कुछ आपके पास आपको डेबिट कार्ड भी होना चाहिए। मतलब आपका कहना मतलब डिफरेंट करेंसीज होनी चाहिए, क्योंकि जापान में जाने तो जन नहीं चलेंगे। तो मतलब थोड़े से करेंसी मांगी, अगर जन आपको नहीं मिल रही यूएई में, तो उसका आसान सा तरीका बताता हूँ। किसी भी एक्सचेंज से जाके रिक्वेस्ट करेंगे आप कि भाई हमको जन चाहिए, 50,000 40,000 जन चाहिए, तो वो आपको टाइम देती है कि आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद आगे यहाँ से जन ले सकते हैं, या आप उनको पेमेंट उस टाइम कर दें, या आप बाद में कर सकते हैं।
ये दूसरी बात होगी। तो तीसरी बात उन्होंने मुझे बताई है, वो ये बताई है कि वो कह रहे हैं कि आप यूरोप नहीं गए, तो मतलब यूरोप का जो आना जाना है उसको भी वो कंसिडर करते हैं कि कोई यूरोप की कंट्री जो भी है, शेंगन है या कोई भी यूरोप की ऐसी जो कंट्री है, उसका भी आपका जो है ट्रैवल हिस्ट्री यानी आपका कहना मकसद ये कि उस एयरलाइन, जिस एयरलाइन में वो सफ़र करने वाले थे, उस एयरलाइन के स्टाफ ने उनको ये कहा है कि आपकी यूरोप की या किसी और कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। नहीं। अच्छा, और लास्ट में अभी मैं गुफ्तगू करते हुए मुझे वो पॉइंट दिन से निकल गया, और भी उन्होंने पॉइंट जो रेस किया वहाँ से शोमनी होगी और ट्रैवल हिस्ट्री होगी, कि जो दो बहुत अहम चीज़ें थी कि मतलब आपके पास एक मौजूद नहीं है, इसी की वजह से हम आपको ऑफलोड करें, और आपकी कोई भी हिस्ट्री नहीं है, फ्रेश पासपोर्ट है आपका, और आपको शक मतलब एयरलाइन हमको फाइन करेगी, आपको वहाँ से ही रिपोर्ट कर दिया जाएगा। चले जी, अब तो आपकी तमाम बातें सुन के, नूरी सरकार की तमाम बातें सुन के ये बात और तलब है कि अगर आप किसी मुल्क का सफ़र कर रहे हैं और आपको वीज़ा भी मिल जाता है, तो आपको कोई भी एयरलाइन आपको बोर्डिंग पास देने से इनकार कर सकती है अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो। जी बोले। हाँ, आखिरी बात उन्होंने कहा जी आपके पास स्टिकर वीज़ा, स्टिकर वीज़ा नहीं है। ये एक बड़ी अहम बात उन्होंने, मुझे ताज्जुब हुआ इस बात पे कि स्टिकर वीज़ा या ई वीज़ा के मतलब मुझे समझ नहीं लगी कि भाई ये उन्होंने इस तरह का क्यों सवाल किया। ये अभी भी मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है, इस पर मैं मज़ीद अपनी जितनी मेरी सोच है मैं इस पर स्टडी जरूर करूँगा कि ये बात जो अगर इस वजह से भी वो इजाज़त नहीं देते कोई भी एयरलाइन की आप सफ़र ना करें कि आपको स्टिकर वीज़ा होना चाहिए, क्योंकि जापान ने दुनिया का लेटेस्ट तरीन मॉडल जो है वीज़ा का वो लॉन्च किया, उसको ई वीज़ा कहते हैं, और ये डिस्कवर किया है जापान ने किया, मैं समझता हूँ बार कोड के साथ सारा कुछ, इवन कस्टम क्लियरेंस, इवन आप इमिग्रेशन पे जब जाएंगे ना तो आपको कोई सवाल करेगा ही नहीं, क्योंकि आप उनको सारे सवालों के जवाब भी उन्होंने पहले से दे चुके हैं, पहले से आपको मिल चुके, और फिर अगर उनको शक पड़ता है तो वो आपसे पूछते हैं। इसी तरह जापान की इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद जब आप कस्टम क्लियरेंस के लिए जाते हैं मतलब, तो उसका भी आपको बार कोड आपके पास है, तो आप आराम से निकल जाते हैं। मतलब चलिए सूफी साहब, आपकी बहुत सारी बातें हो गई, क्योंकि लोग आपकी बातें सुन के बोर हो जाते हैं, और आप इतनी लंबी बातें ना क्या करें मेहरबानी करके। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट बहुत सारे जो टॉपिक्स आपके पास है उसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमारे नाज़रीन देखने वाले बोर हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बोर ना होइएगा, इन्फॉर्मेशन भी अपने पास रखिएगा। जापान का ट्रैवल कर रहे हैं तो फ्रेश पासपोर्ट है, तो ये हमारा जो असलम भाई का और ये मेरा मशवरा यही है कि किसी भी एक दो कंट्री के लिए आप फ्लाई करें, ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। चलिए जी, आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें, क्योंकि आपकी इस किस्म की एक्टिविटीज़ हम लोगों को बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। जब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।